रवि राजपूत। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर तनाव पहले भी होता रहा है, जो हाल फिलहाल में भी जारी है। हालांकि एलओसी पर हर दिन सीजफायर के उल्लंघन की खबरें सामने आ रही हैं और एलएसी तनाव को लेकर भारत और चीन दोनों ही देश स्थिति को नियंत्रण में बता रहे हैं। लेकिन भारत का परम मित्र कहा जाने वाला नेपाल शायद अब दुश्मनी करने पर उतारू है। नेपाल की संसद ने संविधान संशोधन बिल पास कर दिया है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में विवादित नक्शे को 2/3 बहुमत से पास किया गया। इस विवादित नक्शे में भारत के 3 इलाके लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल किए गए हैं। भारत ने 20 मई को इस नक्शे को खारिज करते हुए इसे अनुचित मानचित्र करार दिया था। भारत सरकार की तरफ से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की जा चुकी है। बता दें कि 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था। इसको लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेपाल ने नया राजनीतिक रक्षा जारी करने का फैसला किया और इसमें भारत के क्षेत्रों को भी अपना बताकर दिखाया गया है। तो नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो चुका है। नए नक्शे में भारत के तीनों हिस्से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े हैं। भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए इसका विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताया गया और आज इस विवादित नक्शे का जो प्रस्ताव है, संशोधन प्रस्ताव है, वो पास हो चुका है। और इस मसले पर चर्चा के लिए बीजेपी से नेता अशोक सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिसके घर के चूल्हे हमारे यहाँ से भेजे गए सिलेंडर से चलते हैं, आज उसने विवादित नक्शा पास करवा दिया। ये विफलता किसकी है? देखिए, अब ये चर्चा तो मेरे चूल्हे मेरे गैस कहाँ जाते हैं, ये चर्चा का विषय नहीं है। विषय मैं वो बोल भी नहीं रही हूँ, मैं यही पूछ रही हूँ जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट था वो अपना नक्शा पास करवा रहा है, हमारे इलाके अपने नक्शे में वो दिखा रहा है। ये किसकी विफलता है? मेरा सवाल ये है सर, विफलता किसकी है? देखिए पल्लवी, मामला ये है कि जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, उसकी बौखलाहट का ये नतीजा है कि किसी तरह भारत को डिस्टर्ब करें। और मुझे लगता है कि वो चाहे जितना भी बौखलाहट में रहे या चाहे जो भी करे, वो भारत को अपने उद्देश्य से, अपने मकसद से डगमगा नहीं सकता है। इसलिए ये कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वहाँ की सत्ता या वहाँ की जो भी चीजें हैं या वहाँ के कुछ लोग हैं जो शायद दूसरे देश के कहने पे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इसमें आपकी विदेश नीति कहाँ गई अशोक जी? यहाँ बात घबराने की नहीं है। जिस देशभक्ति का नारा लेकर आप चलते हैं वो कहाँ गई? वो विदेश नीति कहाँ गई? आप 7 समुंदर पार 70 देशों में घूमने चले जाते हैं, दौरा करने चले जाते हैं, पड़ोस में जा लेते, कभी देख लेते कि वहां क्या हो रहा है? कोई छोटे मोटे मामले को लेके पूरा विदेश नीति को फेल करना आपके लिए छोटा मामला है? नहीं अशोक जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटा? अशोक जी एक सेकेंड, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटा मसला है? हमारे 3 इलाके कोई दूसरा देश अपने नक्शे में दिखा रहा है, क्या ये छोटा मामला है? पल्लवी, आप सुन सकते हैं ना थोड़ा सा? अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा आंसर आप सर शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए छोटा मामला हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। नहीं, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा लंबे समय तक, लेकिन आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैं आपकी आधा क्वेश्चन पे पूरा जवाब नहीं देता, इसलिए आप मेरे पूरी बात को समझिए और सुनिए। बोलिए। दरअसल अगर हमारी विदेश नीति देखना है तो रशिया से देखिए, अमेरिका से देखिए, ब्रिटेन से देखिए, स्विट्जरलैंड से देखिए या बाकी अन्य देशों से देखिए, वहाँ पूरा वर्ल्ड भारत के साथ खड़ा है। लेकिन अगर कोई बौखलाहट में अगर अपने पड़ोसी को बोलता है पर, तो इसका सिस्टम फेलियर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सोच है और वो अपने सोच के साथ चलता है। और दूसरी बात रही, हम भारत ने आज तक कभी भी अपने किसी पड़ोसी मुल्क को अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ नहीं बरगलाया है, ना हमने उनके खिलाफ कोई अतिक्रमण किया है, ना हमारा कोई ऐसी चेष्टा या अपना प्रयत्न या ऐसा सोच है। इसलिए भारत बिल्कुल आत्मनिर्भर है, जानता है कि क्या करना है। सही समय आएगा, भारत इसका जवाब देगा।
लेकिन अगर कोई किसी के बहकावे पे अगर कोई बच्चा पत्थर कहीं मार दे, इसका मतलब नहीं है कि उठा के उसके दूसरे जो पड़ोसी है वो उसका हत्या कर दे। ये नेपाल से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन नेपाल की जो वर्तमान सरकार या जो भी चीजें हैं मैं उस पर खुला नहीं जाना चाहूंगा। अगर वो किसी के बरगलाने को कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल उनको सद्बुद्धि आएगी। जी, वही रटा रटाया जवाब, वही हमेशा की तरह। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन हम नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप ब्रिटेन रशिया की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं देश को, और पड़ोस के 4 देश, उनसे हमारी बन नहीं रही है। ब्रिटेन रशिया कहाँ जा रहे हैं सर? पड़ोस के 4 देशों को आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बात नेपाल वो हम पर ही हमेशा निर्भर रहा है और आप कह रहे हैं कि ये छोटी बात है। नहीं, निर्भर है तो आप क्या चाहती हैं बताइए। अरे भाई ठीक है, हिम्मत कैसे हो गई? मेरा सवाल बस ये, इतनी हिम्मत कैसे हो गई सर? क्या मैं आपकी विदेश नीति पर सवाल नहीं उठाऊं? कौन सी रणनीति आपने बनाई, किस तरह से आपने संबंध सुधारे, मुझे ये जवाब चाहिए। देखिए पल्लवी, ये तो आपके विवेक पे है कि आप छोटे से मैटर को या बड़े से मैटर को या किसी मैटर को आप किस दिशा में ले जाते हैं। तो मैं उस पर कोई बहस तो नहीं कर सकता। आपने मुझसे प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दिया है। ठीक है अशोक जी, कांग्रेस से हमारे साथ शीतल महात्रे जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शीतल महात्रे जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे और ये बात कही गई थी कांग्रेस की तरफ से कि जब वो नक्शा पास कर देंगे तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी, और आज वो दिन आ गया। याद होगा पल्लवी जी, 2 दिन पहले जब यही चर्चा आपके स्टूडियो में मेरे साथ हुई थी, आपने स्टूडियो में बात हुई थी कि अभी तक पास नहीं हुआ है जी। मैं बोली अगर पास हो गया तो क्या करेंगे, प्लान बी क्या है भारत के पास? बिल्कुल। एक जगह पर यूएस प्रधानमंत्री हमको धमकी दे रहे हैं, हमें दवाई नहीं दी तो हम फलाना करेंगे। यहाँ चीन घुस चुका है और फिर भी कह रहे हैं कि स्थिति गंभीर नहीं है, भड़काने का काम चल रहा है। अशोक जी, आप ये बात कैसे कर सकते हो? हमारे जितने भी बॉर्डर में जितने देश है सब हमारे खिलाफ खड़े हैं एक साथ मिलकर। अशोक जी, और फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं। शीतल जी बोल रहे हैं, उनकी बात को सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शीतल जी को समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि उनके सरकारों में क्या हुई। और मुझे बहुत कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अगर विदेश नीति कांग्रेस की बहुत अच्छी होती तो धारा 370 या आंतरिक जितने मामले हैं उसमें आज जो भारत कर रहा है उसको करने की आवश्यकता नहीं थी, पहले हो जाता। और आप चिंता मत करिए शीतल जी, आप कांग्रेस को संभालिए, देश को संभालने की क्षमता, देश को संभालने के विवेक भारतीय जनता पार्टी वाली जो नेतृत्व है, जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री वो कर लेंगे। आप लोग अपनी पार्टी की चिंता करिए, देश की चिंता करिए। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में, एक सेकंड अशोक जी, क्या कांग्रेस के कार्यकाल में विवादित नक्शा पास हो गया था क्या? आप कांग्रेस के विदेश नीति की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल भी यही है ना आपसे। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में नेपाल ने इतनी हिम्मत जुटा ली थी क्या कि हमारे भारतीय नागरिकों को गोली मार दे? इतनी हिम्मत थी क्या नेपाल के पास? देखिए, आज उनको पता है कि प्रधानमंत्री अपनी पीआर में घूम रहे हैं, उनको ध्यान नहीं है देश पर। पल्लवी जी, पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि अगर किसी ने कोई ऐसा कदम उठाया उसका भारत जवाब न दे तो बात करे ना। अभी भारत बहुत सहनशील वाला देश है, बहुत बर्दाश्त करता है, समझाने की बात करते हैं। नहीं होगा तो देखेंगे। बिल्कुल, नेपाल पुलिस ने भारत के 2 नागरिक मार दिए, हम सहनशील हैं, उन दोनों नागरिकों की मौत को हम सहन कर जाएंगे। अपने अस्तित्व को झुकने नहीं देगा, अपने देश के स्वाभिमान को झुकने नहीं देगा। भारत इसमें सक्षम है। अशोक जी, आप ये कह सकते हो कि ये पाकिस्तान नहीं है और आपको हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए भारतीयों से कह रहे हो जवाब समय पे छोड़ दीजिए और समय पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ये सरकार जवाब। वो समय कब आएगा कि हम जान सकते हैं? कब आएगा वो समय अशोक सिंह जी? नेपाल पुलिस ने 2 भारतीय नागरिक मार दिए, अभी भी आपको समय चाहिए। आप क्या चाहते हैं, 20 और मर जाएं? पल्लवी जी, आपको याद होगा रोज पर डे कश्मीर की क्या स्थिति थी, आप ही लोग चैनलों पे बोला पाकिस्तान के साथ। सर अशोक जी, पाकिस्तान के साथ ये कोई नया मसला नहीं है। पाकिस्तान के साथ भारत की दुश्मनी लंबे समय से चले आ रही है। क्या नेपाल ने ऐसा कभी किया? अशोक जी, अगर आप राजनीति की बात करें और आंकड़े निकाले तो सबसे ज्यादा ये 60 सालों में जवान हो या सिविलियन हो, ये भारत में मरे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के उसकी स्पष्टीकरण दे सकते हैं क्या? उसको हल करने का काम किया है। और ये पाकिस्तान नेपाल का भी जो मामला है वो आपके ही चैनल पे मैं उस दिन आऊंगा जिस समय ये हल हो जाएगा।
और ये हल हो जाएगा। तब तक कितने लोग मरेंगे? ये हल करते करते और विचार करते करते कितने लोगों की बलि चढ़ेगी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं, ये बात तो आप कांग्रेस से पूछिए ना। कांग्रेस है क्या केंद्र में? एक सेकेंड अशोक जी, कांग्रेस है क्या केंद्र में? कांग्रेस बैठी है क्या केंद्र में? इन लोगों ने किसने देश के निर्दोष और सैनिकों के साथ साथ नागरिकों का बलि लिया? या आप कांग्रेस से पूछिए, आप हमसे उल्टे पूछ रहे हैं आपके साथ। सर एक सेकेंड, आपको बताया नहीं आपने मोदी जी कांग्रेस में जाके शामिल हो गए हैं, तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछ लेती हूँ। प्रधानमंत्री कांग्रेस के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं? चला रहे हो तो आपको मैं जवाब देने का भी, लेकिन अगर आप आपको जवाब देना ही पड़ेगा देश को। मैं आपको बिल्कुल शालीनता के साथ, संयम के साथ जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप सुन तो लीजिए मेरे जवाब को। आप जवाब सुन नहीं रही है, आप बोली जा रही हैं। भाई ऐसे थोड़े ना कोई अगर एंकर अगर बोलना चाहे तो मैं आपके साथ जब तक आप में रहूं और जब तक आप मुझसे पूछना चाहे, अभी आप मुझे ये बताइए, ये विवादित मुद्दा मई से चल रहा है, ले लीजिए। सरकार ने कोई जवाब तैयार नहीं किया, ना नेपाल को, ना भारत की जनता को। उनको थोड़ा दिलासा मिल सके। कभी पाकिस्तान आ रहा है, कभी चीन आ रहा है, कभी नेपाल आ रहा है। सब तो बिल्कुल मैं नपातुल आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रवक्ता वो शब्द वीर नहीं है, इनके कर्म बता देते हैं। आप इंतजार कीजिए। वर्तमान सरकार की जो कार्य प्रणाली है, वर्तमान सरकार की जो सोच है, भारत के प्रति जो निष्ठा है हमारी, उसमें हमारा संकल्प है कि राष्ट्रवाद के प्रति अपने देश के सम्मान को कहीं झुकने नहीं देंगे। ये आप निश्चित रहिए। कैसे बचाएंगे आप अशोक जी? आपने कुछ तो सोचा होगा, या वर्चुअल रैली और जनसंपर्क अभियान से बच जाएगा देश का स्वाभिमान? ये आपके चैनल पे तो नहीं बचते ना अशोक जी। हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा जब नेपाल हमारी 3 जगह कब्जा कर चुका है, हमारे 2 नागरिकों को मार चुका है। अभी भी आपके सम्मान को ठेस होने के लिए कितनी मौतें? सहनशील है ना शीतल जी? अभी भारतीय जनता पार्टी सहनशील है, अभी थोड़ा और सहन करेगी। इसलिए इतना भारी बहुमत आपको दिया था देश की जनता ने, इसलिए इतना भारी बहुमत दिया था कि आप 2 नागरिकों की मौत को भी सहन कर जाएं, और वो भी एक ऐसे देश से। भाई पल्लवी जी सुन तो लीजिए, आपका टीआरपी भी बढ़ेगा। सुन तो लीजिए मेरी बात को। सर टीआरपी और ये वोट की राजनीति ना आप करते होंगे और आपकी पार्टी करती होगी। एक तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे साथ कीजिए मत। टीआरपी और वोट की राजनीति कौन करता है, या बेहतर तरीके से जानते हैं? अशोक जी ने फोन काट दिया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। शीतल जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, और आज भी वही हालत है। अशोक जी बीच डिबेट में फोन काट कर चले गए हैं। ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी। जब इनके पास जवाब नहीं होता, 70 सालों का हिसाब मांगते हैं या कांग्रेस का, या छोड़कर भाग जाते हैं। ये कोई बात नहीं है, और शायद मुझे लगता है भारत की जनता को और प्रेस को सभी को आदत हो गई है इसकी। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्शन चुनाव में वर्चुअल रैलीज में बिजी है, बाद में वो नेपाल को देख लेंगी, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि हमारे देश की विदेश नीति कहाँ गई? तमाम तरह के आप दावे कर देते हैं, आप 70 देशों में चले जाते हैं। पूछ रहे हैं या ऑपोजिशन क्या कर रहा है? बड़े शर्म की बात है, देश चला वो रहे हैं और कांग्रेस को पूछ रहे हैं कि ऑपोजिशन क्या कर रहा है। बिल्कुल शीतल जी, तो अब क्या लग रहा है इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी ये मसला इतना बड़ा नहीं लग रहा है। उनका ये कहना है कि चीन के बहकावे में आकर नेपाल ये सब कर रहा है, और जल्द ही नेपाल को सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। तब तक मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि चीन के अगर बहकावे में वो आ सकता है तो हमारी विदेश नीति संबंध गए कहाँ पे? जो इतने सालों से इतने पुराने संबंध जो बने हुए थे, ये अचानक उनको बिगड़ने का कारण क्या हुआ? आज ट्रम्प, जिसको मोदी जी कहते हैं वो मेरा दोस्त है, आज हमको दवाइयों के लिए धमकी दे रहे हैं। एक तरफ ऐसे महामारी में चीन हम पर अटैक कर रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इनके दोस्त ट्रम्प हो या कोई हो, वो भी अपनी भारत की बाजू से कोई बोल भी नहीं रहा है। तो इनकी विदेश नीति कहाँ गई? ये सिर्फ अपने घूमने घामने के चक्कर में 70-80 देश घूम रहे हैं और जनता को बेहाल छोड़ रहे हैं। तो शीतल जी, क्या कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि चीन के बहकावे में आकर नेपाल ये सारे कदम उठा रहा है? ये हो सकता है मैं नेपाल के चीन के बहकावे में आ रहा हूँ, या उन्होंने मोदी जी की जो
चलाने की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ हुआ हो उनके साथ, ये अभी नहीं बता सकते जब तक वहां से कंफर्मेशन ना हो, या चीन का बहका ना हुआ या मोदी जी के साथ कुछ अनबन हुई हो, कुछ स्टैटिस्टिक्स में या कुछ रिलेशंस में कुछ गड़बड़ हुई हो, ये वही बता सकते हैं क्या हुआ है दोनों देशों के बीच। बिल्कुल, इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी अभी इन तमाम सवालों से बच रही है, इसलिए ना हमारे सवालों का जवाब दिया जा रहा है, ना ही कांग्रेस की तरफ से जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब मिल पा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़ी। तो नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के तीनों हिस्से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े हैं। इस मसले पर चर्चा लगातार यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। भैया तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज नेपाली संसद ने विवादित जो नक्शा है उसे पास कर दिया है और भारत के तीनों क्षेत्र इस नक्शे में अपना बताए गए हैं। तीनों हिस्से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को इस नक्शे में शामिल किया गया है। दरअसल नेपाल ने 18 मई को एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया गया था। इस कदम से ही भारत और नेपाल की दोस्ती में दरार आना शुरू हो गया था। भारत ने लगातार इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन नेपाल अब इस नक्शे पर अड़ चुका है। वहीं इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर अवैध कब्जे का भी आरोप लगाया था। साथ ही दावा किया था कि वो अपनी जमीन वापस लेकर रहेंगे। 11 जून को नेपाल की कैबिनेट ने 9 लोगों की एक कमेटी का गठन किया था। हालांकि हम आपको यहां एक अहम जानकारी दे दें कि इस बिल के खिलाफ नेपाल में जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी अपना विरोध दर्ज करा चुकी हैं और इसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ा था। आपको बता दें कि उनके घर के बाहर काले झंडे लगाए गए, उन पर हमला भी किया गया और उन्हें देश छोड़ने की चेतावनी तक दे दी गई। वहीं हम आज बात बताएं आपको कि नेपाल में आज प्रदर्शन भी हुए हैं इस विवादित नक्शे के खिलाफ। जो देश के नेताओं को नक्शा वापस लेने की मांग आज नेपाल के लोगों ने प्रदर्शन के द्वारा की है। हालांकि जिस जमीन पर नेपाल इतने दिनों से दावा कर रहा है और भारत के साथ विवाद खड़ा कर रहा है, उस जमीन पर अपने अधिकार का नेपाल के पास कोई प्रमाण ही नहीं है। एक दावे के तहत ये सब चीन का किया धरा है, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब नेपाल दौरे पर गए थे तब से नेपाल के तेवर बदले हुए हैं और वो बिना किसी प्रमाण भारत के हिस्सों को अपना बता रहा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी तमाम तरह के दावे कर रही है और उनका भी यही कहना है कि चीन के बहकावे में आकर नेपाल इस तरह के कदम उठा रहा है। और इस मसले पर चर्चा के लिए विदेशी मामलों के जानकार आरबी उपाध्याय जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, सीधा सा सवाल है, आज जिस तरह से विवादित नक्शे को नेपाली संसद ने पास कर दिया है, ये विफलता किसकी है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ डिप्लोमेटिक चैनल पर भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है। देखिए, नेपाल एक हमारा छोटा भाई है, एक परिवार का सदस्य है। रोटी और बेटी का संबंध नेपाल के साथ हमारा है। उसके बावजूद देखिए, सड़क बनी तब उसने कोई विरोध नहीं किया। उद्घाटन के बाद और उधर आप देखेंगे कि चाइना की तरफ से जो एक अतिक्रमण हुआ था, दोनों कहीं ना कहीं को रिलेट करते हैं। चाइना को वहां पर हिंदुस्तान की फौजों ने बिल्कुल एक माकूल जवाब दिया और विश्व पटल पर अपना एक
विरोध भी दर्ज कराया और कहा कि भाई वो जिस कंडीशन में था पहले अप्रैल के महीने में जहां थे उन्हीं पे वो वापस है, और चाइना ने अपनी फौज वापस की। लेकिन इन द सेम टाइम हमारे यहाँ नेपाल ने विरोध दर्ज करा दिया, जबकि वहां ये था कि जो भी देख रहे थे नेपाल के मामलों को वो रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब कोई नया व्यक्ति उनकी जगह आएगा तो वो टाइम थोड़ा सा, तो आधिकारिक लेवल पर जो एक बातचीत होनी चाहिए थी इसको सुलझाने के लिए मामले को, वो नहीं हुई। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, अगर वाकई में सिर्फ एक यही कारण है कि चीन के बहकावे में आकर ये सब किया जा रहा है, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि रोटी बेटी का रिश्ता, छोटे भाई का रिश्ता, तो ये सब कहाँ गए? फिर विदेश नीति कहाँ गई? आप 70 देशों में घूमकर आ गए और अपने पड़ोसी देश को नहीं संभाल पाए, जिसे आप अपना छोटा भाई कहते हैं। डेफिनेटली मैं तो कह रहा हूँ सरकार का फेलियर है। सरकार ने उसको ध्यान नहीं दिया, उसको बहुत हल्के में लिया। और आधिकारिक स्तर पर अगर इस पर बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाती मामला सुलझ सकता था। लेकिन मैंने जैसा बताया कि जो ये देख रहे थे नेपाल को, वो रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अभी भी हम चाइना के साथ टॉक कर रहे हैं, चाइना को बॉर्डर के ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन नेपाल के साथ हमने कोई मीटिंग नहीं की है। तो ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक चैनल पर या राजनीतिक बहुत बड़ी चूक भारत ने की है, और उसी का नतीजा है। वहाँ एक सांसद ने देखिए विरोध दर्ज कराया तो उसके घर पर पथराव हो गया वहां पर, और कहीं ना कहीं देशद्रोह का एक तमगा भी उनको मिला। तो वो चीजें अगर मान लीजिए इंडिया अपने एफर्ट करता, भारत अपने एफर्ट करता, डेफिनेटली। और आज सिनेरियो बदला हुआ है। देखिए चाइना के पास पैसा है और नेपाल ये जानता है। पहले नेपाल को सिर्फ यही था कि भारत से ही रास्ता जाता है, सारी खाद्य आपूर्ति और जितना तेल है वो सब भारत के थ्रू है, बंदरगाह भारत के यूज होते थे। लेकिन अब उसे दूसरा एक विकल्प मिल रहा है। उसे लग रहा है कि भी उस विकल्प के पास पैसा है चाइना के पास, तो वो हमारे ज्यादा निवेश करेगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी। लेकिन हमने सतर्कता को छोड़िए, जो एक डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं उन चैनल्स को भी यूज नहीं किया, और जो उसकी ग्रीवियंस थी उनको नहीं सुना और उसको दूर नहीं किया। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि वहां पर ये सामने आया। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक अनूप भटनागर जी इसी मसले पर चर्चा के लिए समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनूप जी, विवादित नक्शा पास कर दिया है नेपाली संसद ने और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी वर्चुअल रैली और जनसंपर्क अभियान में ही बिजी रह गई। ऐसा है कि नक्शा पारित कर दिया संसद को, राष्ट्रीय मंजूरी भले ही नक्शा पास कर लिया हो, आने वाला समय ये बताएगा कि नेपाल ने जो है एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आचरण का प्रदर्शन किया है, और ये अंदरूनी राजनीतिक बाध्यताओं का नतीजा है। क्योंकि देखिए भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि सदियों से पुराने संबंध हैं, और आज नेपाल भारत की सीमा को लेकर कभी आपत्ति इस तरह की नहीं की थी। मगर कोरोना काल में चूंकि लगातार चीन घिरता जा रहा है, तो चीन के दबाव, ऐसा लगता है कि चीन के दबाव में आकर के नेपाल ने ये कदम उठाया है। और अगर इस पर नेपाल ने तत्काल गंभीरता से अपने पांव वापस नहीं खींचे या इस पूरे उसको लंबित नहीं रखा, तो आने वाले समय नेपाल को इसकी भारी कीमत चुकानी। ये उठ रहा है ना, जब सेना जवाब दे रही है, अनूप जी, सेना जवाब दे रही है लेकिन दिल्ली जवाब नहीं दे रही, केंद्र की सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा इस मसले पर। ऐसा है कि कोई जो कूटनीतिक मसलों पर जरूरी नहीं है कि केंद्र खुल के आए, हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ बातें चल रही हों कूटनीतिक, उसमें इस तरह बातें मसले पर तो बड़ा खुलकर सामने आ गया था सब कुछ। चीन के मसले पर भी तो तमाम तरह के जवाब आ रहे थे ना, तो नेपाल के मसले पर क्या हो गया? यहाँ कौन सी ऐसी खास कूटनीतिक रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए ऐसा है कि ये इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि केंद्र खुल के बोले। हो सकता है कि वो अपने माध्यमों से संदेश को भेज रहा हो, बातचीत का रास्ता अपना रहा है। अंतिम उपाय तो 1971 है, मगर उससे पहले होता है कि बातचीत से आप किस सीमा तक हल कर सकते हैं। पूरी दुनिया देख रही होती है कि ये ऐसे घटनाक्रम हुआ है। जी, अगर वाकई में बातचीत का रास्ता अपनाने की कोशिश की होती भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये नक्शा पास हो गया होता क्या? जितनी जल्दबाजी दिखाई है नेपाल ने। देखिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, बात है कि सरकार के शासन देश के स्तर पर क्या हुआ है।
बहुत संभव है कि पर्दे के पीछे कुछ कूटनीतिक बातें हो रही हों, हमें आपको नहीं पता। ये जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि नेपाल का ये कदम पूरी तरह से चीन के दबाव में है और नेपाल में इतनी हिम्मत केंद्र नहीं की है कोई जो उन्होंने विफलता पास नहीं कराया है, उसको सिर्फ कब्जा चीन कर के दबाव में किया गया है जो किया गया है। जी भारतीय जनता पार्टी है हमारे देश की, केंद्र की सरकार का इसमें कोई भूमिका ही नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि नहीं, किससे भूमिका अभी तो नेपाल ने किया है ना। नेपाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो उन्होंने पास कराया है उसको वो ग्राउंड रियलिटी पे ला सकें। किस हिम्मत की आप बात कर रहे हैं? नेपाल पुलिस हमारे 2 भारतीय नागरिकों को गोली मार चुकी है, इससे ज्यादा और कौन सी हिम्मत की जरूरत है यहाँ पर? नहीं, मगर अरे क्या बात कर रही हैं आप? उसके जो पूरे घटनाक्रम को आपने देखा क्या हुआ वहां पे? इस तरह की छुटपुट होती रहती है और जो रिपोर्ट आई उसमें कि पैनिक होकर के उन्होंने गोली चलाई। सर मौत हुई है, ये बात छिटपुट नहीं हो सकती अनूप जी, ये बात समझनी होगी। जिस तरह से एक सेकंड सर, जिस तरह से नेपाल का मसला इतने हल्के में लिया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इस मसले को अवॉइड किया जा रहा है, क्यों इसे इतना हल्का समझा जा रहा है, क्यों ये सिर्फ एक छोटी सी बात लग रही है कि विवादित नक्शा पास कर दिया, नेपाल पुलिस गोली चला देती है। आप इस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, कितने वर्चुअल रैली कर रही है, कितने वर्चुअल रैली कर रही है ना, तो कूटनीतिक उसमें क्या हो रहा है हमें आपको नहीं पता है ना। कोरोना की बात कर रहे हैं ना सर। अनूप जी आपने कहा कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो मैंने उसका जवाब दिया कि और उसी देश में हमारी सरकार वर्चुअल रैली कर रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है, ये ज्यादा जरूरी था। वर्चुअल रैली से सीमा विवाद नहीं हल होगा, वर्चुअल रैली से सीमा विवाद नहीं हल होगा, सीमा विवाद कूटनीतिक तरीके से हल होगा। रैली की प्लानिंग करने के लिए टाइम है, रणनीति बनाने के लिए टाइम है, जनसंपर्क अभियान कैसे किया जाए इसके लिए समय है, लेकिन नेपाल का मसला कैसे सुलझाया जाए इसके लिए अभी सरकार के पास समय नहीं है। और तो ये बात आ जाती है कि पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो नेपाल की संसद ने आज विवादित नक्शे को पास कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब इस पर नहीं आया। बड़ी बात यह है कि सेना इस मसले पर जवाब दे रही है, लेकिन केंद्र की तरफ से, दिल्ली की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी को यह छोटा मसला लग रहा है, उसे लग रहा है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, हम स्थिति नियंत्रण में कर लेंगे। वही रटा रटाया जवाब, वही रटी रटाई सोच। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मसले पर आगे क्या कुछ हल निकाला जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।